Assalamu alaikum, dear students. We are at the verge of completing this chapter motion in 1D, and our today's topic is vertical motion under gravity. And then finally, the last topic will be relative velocity in one dimension. Let's start vertical motion under gravity. What do we mean by this vertical motion under gravity? Vertical motion under gravity is an example of motion in a straight line with constant acceleration. Straight line means it's an example of 1D motion. Finally, we are going to study an example of 1D motion, a practical example of 1D motion, and that is vertical motion under gravity. An example of motion in a straight line, that is 1D motion, with constant acceleration. With constant acceleration is vertical motion under gravity. इसके साथ एक टर्म जो है जुड़ी होती है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ, वो बताना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. दैट इज फ्री फॉल. फ्री फॉलिंग बॉडी किसको कहा जाता है? फ्री फॉल और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में लिख देता हूं. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पहले बता देता हूं कि कंफ्यूजन क्या होता है. जब भी बच्चों के दिमाग में फ्री फॉल आता है तो वो समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जाता है. ये ऐसे किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जाता है और वो उसी को फ्री फॉल मानते हैं और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इसी को मानते हैं. ये बताते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0. लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और आप ड्रॉप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ. ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो मैं इसको कब जाके कहूंगा फ्री फॉल? ध्यान से देखना, डेफिनेशन हमारे पास फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की क्या है. A free falling object is an object moving freely under the influence of gravity alone, regardless of its initial motion. तो ये चीज दिमाग में रखना. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स किसको कहा जाता है और फ्री फॉलिंग बॉडी जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी. ये कंडीशन है हमारे पास. फ्रीली मूविंग अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी अलोन. ग्रेविटी अलोन. मूविंग अंडर ग्रेविटी अलोन. एंड फ्रीली बता रहा हूं मींस दूसरी कंडीशन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. किसी भी चीज का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बता दूं, जो मैंने अभी कहा, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मार्कर मेरे पास है, मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो बच्चे कहेंगे फ्री फॉल. तो देखा जाएगा असल में ये फ्री फॉल है ही नहीं. वाई? बिकॉज ईयर इसके आसपास है. इस ऑब्जेक्ट के आसपास हम जानते हैं ईयर है और ईयर का रेजिस्टेंस इसको मिलेगा. तो मैं बता रहा हूं कि रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जिसको कि मैं नो रेजिस्टेंस लिखूंगा. ये भी हमारे पास कंडीशन है किसकी? फ्री फॉल की. कब जाके मैं ऑब्जेक्ट को कहूंगा फ्री फॉल? नंबर 1, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. मींस एक ही फोर्स ऑब्जेक्ट पे होनी चाहिए और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए. रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो मींस ऑब्जेक्ट जो है वो वैक्यूम में होना चाहिए. मीन मोशन कहाँ होना चाहिए? वैक्यूम में. और हम जानते हैं ये हमारे पास एक आइडियल कंडीशन है. तो इसलिए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ही हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है. तो ये चीज ध्यान देना, जिसको मैं पहले लिख देता हूं. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है और फिर मैं एजम्पशंस भी दिखाऊंगा कि कब जाके ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा फ्री फॉल. तो ये इस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ ये एक टर्म आ जाती है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की. ये मैंने डेफिनेशन लिख दी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की. एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन रिगार्डलेस ऑफ इट्स इनिशियल मोशन. इनिशियल मोशन क्या दोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रेस्ट से ड्रॉप कर लो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो या ना हो. बस ये कंडीशन होनी चाहिए, फ्रीली होना चाहिए, ग्रेविटी अलोन होना चाहिए. मींस ओनली फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो तब जाके हम ऑब्जेक्ट को कहेंगे दैट इज मूविंग फ्रीली, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट. और इसमें मैंने दूसरी चीज भी लिखी जो कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए. ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अपवर्ड. बिकॉज फ्री फॉल है तो बच्चों को लगता है हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे ही आना चाहिए. नहीं, जरूरी नहीं है.
आपका चाहे ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा हो, या फिर विद सम वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटीज, या फिर इनिशियली वेलोसिटी 0 हो और फिर वो नीचे आ रहा है, ये भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, ये समझ लो सरफेस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, ओके ऊपर जाएगा, ऐसे जा सकता है, इसका मोशन ये होगा। या फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी देके कुछ हाइट से देके इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और ये नीचे आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। और अगर आपने ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब है कि रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो नीचे ही आएगा, तब जाके भी ऑब्जेक्ट को कहेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कंडीशन क्या है, ये नहीं है कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, नहीं, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ग्रेविटी अलोन होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए। फ्रीली कहने का मतलब कोई और रेजिस्टिव फोर्स नहीं होनी चाहिए वहां पे। दैट मोशन इज व्हाट वी दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और मोशन को कहा जाएगा फ्री फॉल। सिंपली मोशन को क्या नाम दिया जाएगा, मोशन को हम बता सकते हैं दैट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा, नहीं। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ध्यान देना, फ्री फॉल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इस मोशन में चाहे इन तीन में से कोई भी कंडीशन हो, जैसे हमने लिखा है ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, चाहे ऊपर फेंको उसको या फिर नीचे फेंको, एंड दोज released from rest means at some height and release them are all falling freely once they are released। एक बार आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो क्या होगा, वो फॉल करेगा, फ्रीली फॉल करेगा, मींस उस पे हमेशा जो है ओनली फोर्स जो होगी हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और एक्सेलरेशन जो है मींस हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, और फोर्स उसको कहां की और होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए फ्री फॉल के केस में, चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आए, इस केस में भी नीचे आ रहा है विद सम वेलोसिटी और विदाउट इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स ही एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बिकॉज ग्रेविटी हम बताते ही है स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें कि अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगी। तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी तक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बॉडीज थी और उसको हमने देख लिया कि क्या है। अब जो हमारा मोशन है इनका, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्री फॉल। और फ्री फॉल कब होगा, सबसे पहली कंडीशन जो है नंबर 1, ध्यान देना, द मोशन इज इन वैक्यूम। मोशन कहां होना चाहिए, द मोशन इज इन वैक्यूम। फ्री फॉल इट्स अ मोशन, मोशन इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम कहने का क्या मतलब है, नो रेजिस्टेंस or no resistive force or simply no resistance from any medium, जिस मीडियम में वो फॉल कर रहा होगा उसका रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट करना है, इट्स एन एजम्पशन, ठीक है। हम जानते हैं कि वैक्यूम वाली कंडीशन हमें नहीं मिलेगी स्पेशली अर्थ पे, ठीक है, वो बनाना पड़ेगा फिर हमें। तो हम कहेंगे कि ये आइडियल सिचुएशन है हमारे पास फ्री फॉल का केस। हमें एज्यूम क्या करना है, हमें मैं ऐसा भी बता सकता हूं कि जब भी आप फ्री फॉल के केसेस लोगे तो आपको एज्यूम करना है कि मोशन वैक्यूम में हो रहा है, मींस रेजिस्टिव फोर्स को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। बॉडी जो है एयर में आ रही है, एयर का जो रेजिस्टेंस होगा हमें उसको कंसीडर नहीं करना है हियर। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड एजम्पशन होगी, एक्सेलरेशन जो हम लेंगे, बिकॉज फ्री फॉल के केस में ऑब्जेक्ट खाली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो जो एक्सेलरेशन उसमें होगी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ फ्री फॉल जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल g एंड इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी, ठीक है। और नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट टर्म मानते हैं और बताते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए अगर आप यहां पे देखोगे तो मैंने इसमें लिखा है मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में इन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाई, बिकॉज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हम जानते हैं इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी, लेकिन कंडीशन हम अप्लाई क्या करेंगे, हमारी एजम्पशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम उसको कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं, नियर द अर्थ सरफेस, जब हमारा मोशन जो है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ जो है बहुत कम डिस्टेंस और हाइट जो हमारी है वो एज कंपेयर टू दिस कम होगा, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान सकते हैं और दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। और फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस आप इसको ले सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
डिपेंड करेगा। अगर गिवन नहीं है तो न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए आप ले सकते हो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें खास बात एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वाई, ये ध्यान से देखना कि इसमें क्या होगा कि ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा क्यों? हम जानते हैं, आप सभी जानते हो कि एक्सलेरेशन जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये समझ लो ये अर्थ है और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम बता रहे हैं कि फ्री फॉल में आ रहा है, मीन मोशन जो है उसका ऑनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। तो चाहे ये ऊपर जा रहा हो चाहे ये कहीं और जा रहा हो, ऑल्दो कि हमें 1D पढ़ना है तो मैं कहूंगा कि फिक्स कर देते हैं ये मोशन हम करेंगे, ठीक है, वर्टिकली। इसलिए वर्टिकल मोशन का है, वर्टिकल का है तो एक ही डायमेंशन है, ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये ऐसे जा रहा है, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए, ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी ऊपर हो सकती है, वेलोसिटी नीचे हो सकती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन इसमें होगी, बिकॉज इसमें फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, तो इसमें एक्सेलरेशन भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल के केस में ना सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी, बल्कि इसी चीज में एक्सेलरेशन में ही नोट कर देना ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मैं नहीं बताऊंगा डाउनवर्ड्स, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इधर शो करूंगा ऑब्जेक्ट तो कहेंगे ये तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है, नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो चाहे ऑब्जेक्ट इधर ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, या कहीं पे भी आप ले लो अर्थ पे, इधर उधर, ये हमेशा जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम कॉमनली वाई एक्सिस, जिसको हमने कहा था, हम वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज करेंगे, ओनली अबाउट वाई एक्सिस और ओनली अलोंग वाई एक्सिस। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्री फॉल की एजम्पशन थी जो कि हमने यूज करनी है जब भी फ्री फॉल का केस आएगा या मोशन अंडर ग्रेविटी का केस आएगा। तो आपको एज्यूम करना है कि रेजिस्टेंस नहीं है वहां पे, अनलेस की गिवन होगा कि रेजिस्टेंस इतना है, वो अलग चीज है, ठीक है। दूसरा, हमें एज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो दैट्स अ कांस्टेंट 9.8, जो कि हमारे केस में हमें मानना है कि इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ घूमेगा, और ये जो हमेशा एक्सेलरेशन होगी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये चीजें दिमाग में रखना बिफोर एनालाइजिंग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। हमने फ्री फॉल में क्या देखा, इसके रिलेटेड एक और चीज जो आ जाती है बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, उसको भी हम दूर करते हैं। तो फ्री फॉल हमने क्या कहा, अभी हमने फ्री फॉल के केस में देखा, नंबर 1 एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होनी चाहिए, जो कि हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट मानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है, नंबर 1 फ्री फॉल के केस में। नंबर 2 हमने कहा कि नो रेजिस्टिव मीडियम, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, नो रेजिस्टिव मीडियम or no resistance from medium, no resistance from any medium or simply medium, ठीक है। और थर्ड जो मैंने आपको कहा फ्री फॉल के केस में, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पता ही नहीं चलता बच्चों को, फ्री फॉल हमेशा बताते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में ध्यान देना, जो मैंने अभी कहा था आपको, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u जो है हमारा, u may or may not be 0, it can be, may or may not be 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और फ्री फॉल का ये मतलब कभी भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ही जा रहा है, नहीं। एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस, रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो वो भी ठीक है, उसको भी हम फ्री फॉल कहेंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाना चाहिए, नहीं। वो मैंने आपको कहा कि फ्री फॉल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हमने फ्री फॉल के केस में देखा। अब यहाँ पे जिस नो रेजिस्टेंस फ्रॉम मीडियम जो है हमने कहा कि मींस वैक्यूम में होना चाहिए। ये एजम्पशंस आप ले सकते हो, ये 2 एजम्पशंस जो अभी हमने पढ़ना है। अब यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के दिमाग में, या पूछी जाती है, जो कि 9th का कंसेप्ट है। हमारे पास एक 9th की एग्जांपल दे देता हूं जो आपने वहां पे पढ़ा होगा। एक आयरन बॉल है और यहां से हमारे पास पीस ऑफ पेपर है, ठीक है।
ये एक पीस ऑफ पेपर, और आपको कहा जाएगा ये दोनों जो हैं सेम हाइट पे हैं, ये दोनों जो हैं सेम हाइट पे हैं। बताओ भाई, जब हम इनको लीव करेंगे तो कौन सा पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा। और हम जानते हैं हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन, कोई भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है, यहाँ से एक कॉइन को लेगा और दूसरी तरफ से किसी पेपर को लेगा और उसको रिलीज करेगा दोनों को, तो वो देखेगा कि आयरन बॉल जो है वो जल्दी नीचे पहुंचता है एज कंपेयर टू पीस ऑफ पेपर। वो घूम 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 के चला जाता है और फिर कहीं फाइनली नीचे पहुंचता है। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप वैक्यूम में करोगे, एक आयरन बॉल को लोगे और पीस ऑफ पेपर को लोगे, वैक्यूम में मींस रेजिस्टिव फोर्स नहीं रखोगे, तो आप देखोगे इन ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली अर्थ की सरफेस पे पहुंचेंगे, नीचे जो है ग्राउंड पे ये साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है कंट्ररी, जो कि आप प्रैक्टिकली देखते हो उसके मुखालिफ हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान से देखो। बिकॉज हमने कहा कि अगर वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है, ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, तो इन दोनों में सेम एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन मींस रैपिडिटी, मींस ये जो वेलोसिटी चेंज करेगा, बिगनिंग में इसकी वेलोसिटी भी जीरो और इसकी वेलोसिटी भी जीरो। वैक्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को निकाल लो, नेग्लेक्ट कर लो, तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी ये चेंज करेगा यहां से लेके यहां तक, सेम ये भी उतनी ही वेलोसिटी चेंज करेगा। मीन जिस रफ्तार से ये नीचे आएगा उसी रफ्तार से ये भी नीचे आएगा, रफ्तार में जो चेंज आएगी वो सेम आएगी। मीन्स दोनों की रैपिडिटी जो है वो सेम होगी, तो इसलिए ये दोनों जो है साथ में नीचे पहुंचेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर मैं इन दोनों को जो है वैक्यूम में रिलीज करूं। अब प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये भी और ये भी साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचते हैं? बिकॉज जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में करते हो, और एयर रेजिस्टेंस की मदद से क्या होता है, इसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है बिकॉज इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है। एयर इसको अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा देता है, तो ये टाइम ले लेता है। अदरवाइज अगर दोनों को वैक्यूम में आप ये कराओगे, मींस फॉल कराओगे इन दोनों का, तो होगा क्या, हमारे पास दोनों की रैपिडिटी मीन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है दोनों की सेम। मींस वो जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कहने का मतलब एक्सेलरेशन दोनों की सेम। अगर एक्सेलरेशन दोनों की सेम तो ये साइमल्टेनियसली जो है दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और साइमल्टेनियसली दोनों जो है ग्राउंड पे पहुंचेंगे। इस चीज को भी दिमाग में रखना। ये ज्यादा टाइम क्यों लेता है आपके एयर मीडियम में? बिकॉज इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, और इसको जब रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा मिलेगी तो ये ज्यादा टाइम लेगा। इस पे रेजिस्टिव फोर्स कम लगेगी तो ये जल्दी से जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि अगर वैक्यूम में सेम एक्सपेरिमेंट आप करोगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास कहने का मतलब, आयरन बॉल इन पीस ऑफ पेपर कहने का मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या होगी फ्री फॉल के केस में, जब ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। हेवी ऑब्जेक्ट हो लाइटर ऑब्जेक्ट हो, दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, दोनों में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम, तो ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचेंगे। तो इस चीज का ध्यान देना। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है कि अगर एक, वहां नहीं कहा जाएगा आयरन बॉल, या अगर कहा भी जाएगा वहां पे कहा जाएगा कि 100 kg मास है और यहाँ से 10 kg मास है या 0.11 ग्राम मास है, और दोनों को हम इक्वल हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो बताओ पहले नीचे कौन पहुंचेगा। इन वैक्यूम और फ्री फॉल का केस दिया जाएगा तो आपको बताना है कि ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचेंगे। और उसके पीछे का रीजन जो है, दोनों में सेम रैपिडिटी है। रैपिडिटी मीन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मींस एक्सेलरेशन दोनों में सेम। जब दोनों में एक्सेलरेशन सेम है तो ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली नीचे पहुंचेंगे। तो इस चीज को भी आपने दिमाग में रखना है फ्री फॉल के केस में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फ्री फॉल के केस में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हमने वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी देखा, मींस कि हमें एक ही डायमेंशन लेना है। हमने कहा कि एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन है, ये हमारे पास होगा, समझ लो कुछ ऐसा है, अपवर्ड डाउनवर्ड। ये है ना 1D है, यानी कहना कि 2D है नहीं, एक ही डायरेक्शन है, चाहे इधर या इधर 1D। ठीक है, एक ही डायमेंशन जो है हम यूज कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कोऑर्डिनेट, लेट इट बी वाई कोऑर्डिनेट, जो कि आपको इजी लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अवर ओरिजिन। ठीक है,
तो जब भी हमारे पास एक इधर ऊपर डायरेक्शन हो दूसरे नीचे हो तो उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं बता सकता हूँ पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो भी होगा उसको हम बताएंगे नेगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन आ जाएगी सबसे पहले। अपवर्ड मोशन हो रहा होगा तो पॉजिटिव कहेंगे, डाउनवर्ड हो रहा होगा तो नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमने जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स देखी है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। मैं यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने कहा था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और चेक कर लो वेयर दिस v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, s is our displacement, ये t is time। यही तो 3 इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, चौथी भी बना सकते हैं, लेकिन ये 3 मेन जो है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब अगर ये इक्वेशंस मैंने यहाँ पे मींस वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करनी है तो क्या होगा, ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज पुट करोगे। लेट इट बी, हम एक जनरलाइज्ड केस लेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का, जिसमें दोनों चीजें हो रही है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे। ठीक है, यहां पहुंचेगा और उसके बाद जो है ये नीचे की ओर आएगा। ऐसा ही होगा ना वर्टिकल मोशन में, हम सभी जानते हैं। और ये फाइनली फिर से समझ लो ग्राउंड से ही स्टार्ट किया था, ग्राउंड पे ही पहुंचा। ये जब ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज होगा विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर जाएगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैक्सिमम हाइट पे ये जो है, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, एच मैक्सिमम हाइट पे जाके, मैक्सिमम हाइट मीन जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 होगी, उसके बाद ये रिटर्न होना स्टार्ट करेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब तक ये ग्राउंड को हिट ना करे। ठीक है, ये हमने ले लिया केस। इसमें क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें मोशन ऊपर भी हो रहा है, मोशन नीचे भी हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसमें साथ में मैंने जोड़ दिया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहने का क्या मतलब है, फ्री फॉल के केस में मैं कहूँगा मैक्सिमम हाइट मीन्स कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपनी इससे ज़्यादा हाइट नहीं जो है ऑब्जेक्ट ले लेगा, मीन्स वहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 आ जाएगी, रुक जाएगा। पहले भी बता चुका हूँ, ये पेन है, इसको ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, फेंक के ही देख लो, ये लो वापस आ गया। दिस इज अ फ्री फॉल। जो ही मेरे हाथ से ये रिलीज हुआ, तो ये ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आया। ऑल्दो रेजिस्टिव मीडियम यहाँ पे है, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो बता सकते हैं कि ये फ्री फॉल है। ऐसे ऊपर गया, फाइनली रेस्ट में आ गया, और उसके बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट कर गया। दोनों ऊपर नीचे दोनों कर रहा है, तो फ्री फॉल। सिर्फ नीचे फ्री फॉल नहीं है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक भी करेगा, ओके नो प्रॉब्लम। बस कंडीशन ये है कि ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये केस ले लिया। अब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये जो हमारी v है ये ऊपर की ओर है। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। जो भी पैरामीटर ऊपर की ओर है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो पैरामीटर हमारे पास नीचे की ओर है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो लेट इट बी, इसमें से मैं पहला पोर्शन अभी ले रहा हूं, ये भी बताऊंगा क्यों। मैं ये वाला मोशन अभी लूंगा, ये कुछ ऐसे हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, बिकॉज इसी मोशन में हमारे पास इनिशियल भी आ गई और फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। फाइनल वेलोसिटी जो है 0 ले सकते हैं, या कहोगी कुछ फाइनल वेलोसिटी है, ये लो भाई, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी तो होगी v। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो भी पैरामीटर ऑफ मोशन जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर जो भी हमारे पास है, अगर ऊपर की ओर है तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर नीचे की ओर है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर मैं यहां पे एनालाइज कर लूं, बिगिनिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हुई। वाई पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज ये ऊपर की ओर जा रही है। ये हमने कहा है कि ये फाइनल पोजीशन है, इस जगह पे मैं इसको एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अभी भी ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, मैं ये भी ले सकता था, लेकिन आप कहोगे फिर फाइनल वेलोसिटी सर 0 हो गई, ओके, फिर मैं पॉजिटिव नेगेटिव कहने का क्या मतलब है, मैं 0 लिख सकता हूं। तो इसलिए मैंने इन बिटवीन ले लिया कि ये केस यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन इन दिस केस, तो आप कहोगे बिकॉज ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि मैं ए को रिप्लेस करूंगा किससे, जी से। ए को किससे रिप्लेस करेंगे, जी से, इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। व्हाई, बिकॉज हमारी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। अब बताओ,
ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चाहे ऊपर जाए, इन दिस केस ऊपर ही जा रहा है तो अभी ऊपर की बात करूंगा, ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां की ओर होगी? मैंने आपको कहा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको कि हम फ्री फॉल बताते हैं, तो तब जाके एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगी, जिसको कि मैं नेगेटिव कहूंगा। ठीक है। एक और चीज जो कि आपकी बुक्स लिखती हैं, ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां पे हम भी लिख देंगे, बिकॉज ग्राउंड से कुछ ऊपर जा रहा है तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस को मैं रिप्लेस करूंगा एच से। किससे रिप्लेस करेंगे? एच से। ऑल्दो एस भी लिखोगे ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब यहां से यहां जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो मैं एच को भी कहूंगा दैट इज पॉजिटिव। अब ये कन्वेंशंस, ये पैरामीटर्स अलोंग विद साइन कन्वेंशन आप पुट कर लो इन इक्वेशंस में, आपके पास इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो है वो मिल जाएगी फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? v पॉजिटिव है ना, v पॉजिटिव इज इक्वल टू u भी पॉजिटिव है, तो u को भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। a की जगह क्या लिखना है? g। लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। यहां पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, g इन t ऐसे ही रहेगा। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। सेकेंड आप खुद से बना सकते हो, s को किससे रिप्लेस करूंगा? इस मोशन के लिए s को h से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। u तो ऐसा ही है, u ही है, लेकिन अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया जाएगा। t टाइम पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, टाइम है हमारे पास, प्लस 1/2 a की जगह नेगेटिव g हमेशा लिखना है, नेगेटिव g इंटू टी, तो ये भी हमारे पास बनेगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस बताया कि नेगेटिव हमने यूज किया तो ये नेगेटिव बन जाएगा। एंड फाइनली आप बता सकते हो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको कहेगा सर ये माइनस है, यहां तो हम प्लस ले रहे हैं। नहीं भाई, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये अलग चीज है। जैसे यहां पे हमारे पास पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव आ गया, नेगेटिव जी तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारे पास पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे ये नहीं कहना कि नेगेटिव वेलोसिटी है, नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस हमारे पास है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नेगेटिव जी इंटू एच। तो हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 2gh। तो ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होंगी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगानी है तो ये जस्ट यूज साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ऐसा होगा। अब यहां पे एक और चीज बताऊंगा, ये तो दोनों केस में थे, हम बता रहे थे ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है। ठीक है। एक और चीज इसमें, अगर आपका पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने कहा था कि ये ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमने साइन कन्वेंशन ये यूज किए। पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्रॉब्लम में या फिर कहीं आप क्या देखोगे, या तो आपको सिर्फ अपवर्ड मोशन को एनालाइज करना होगा या तो सिर्फ आपको डाउनवर्ड मोशन को एनालाइज करना होगा। तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। आपकी अपनी मर्जी है कि इसको पॉजिटिव मानो और इसको नेगेटिव मानो, या फिर दोनों को पॉजिटिव मानो। वाई, मैं क्यों बता रहा हूं दोनों को पॉजिटिव मानो? बिकॉज मैं दो अलग केस दे रहा हूं। या तो खाली ऊपर की के लिए मोशन हो रहा है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में खाली ऊपर जा रहा है, तो उसी को पॉजिटिव मानो। या तो खाली नीचे की ओर आ रहा है, तो एक ही डायरेक्शन है ना, ऊपर का केस ही नहीं होगा उसमें, तो हम नीचे को ही हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे, तो हमारे प्रॉब्लम्स जो है डायरेक्टली सेम जो है सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मोशन एक ही किस्म का होगा फ्री फॉल में, मैं बता रहा हूं कि आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं, खाली आपको मोशन जो है ऊपर के लिए एनालाइज करना है तो पॉजिटिव मान लो, जो कि हम मानते भी हैं, लेकिन नीचे को हम नेगेटिव मानते हैं ना। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट से सीधे ड्रॉप हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन आपको मिलेगी, डाउनवर्ड, तो उस डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव मान सकते हो, जो भी पैरामीटर, बिकॉज सभी पैरामीटर्स नीचे की ओर होंगे तो आप उनको पॉजिटिव मान सकते हो। इवन कि अगर आप उसको नेगेटिव भी मानोगे आपका रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम्स के वक्त आपको यूज करना है कि आप क्या चाहते हो, ऊपर को पॉजिटिव मानोगे नीचे को। हाँ, अगर दोनों केस एक ही प्रॉब्लम में दोनों है, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और उसी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है, तो आपको एक को पॉजिटिव मानना है और दूसरे को नेगेटिव मानना है। इसीलिए मैंने जनरलाइज करके आपको बताया। फिर मैं बता रहा हूं शॉर्ट में कि अगर आपको आपकी प्रॉब्लम में कहीं सिर्फ एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन मीन या तो खाली ऊपर या तो खाली नीचे, तो आप जो है ऊपर को भी पॉजिटिव मानोगे, नीचे को भी पॉजिटिव मानोगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, तो इस चीज का भी ध्यान देना। एक और चीज जो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, जो कि आपको
आपकी प्रॉब्लम्स को इजी बनाएगी वो भी बता देता हूं, ध्यान से देखना। हमारे लिए क्या होता है, जो कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा आपके लिए यहाँ पे। तो वो स्टेटमेंट क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रॉब्लम्स को इजी बनाता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन of a body are symmetrical। इसका क्या मतलब है, symmetrical, ठीक है, to each other, symmetrical to each other। ये चीज क्या है, पूरा आ रहा है। तो ध्यान दो इसका क्या मतलब है। ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने विद सम इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर भेजा है, ये ऊपर जाएगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जो है जीरो पहुंचेगी, वेलोसिटी जीरो आएगी और उसके बाद मोशन अपना नीचे करना स्टार्ट कर जाएगा, ये फाइनली फिर से इधर पहुंचेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो रहा है। अब हमने क्या लिखा है, अपवर्ड मोशन, दिस पोर्शन इज अपवर्ड मोशन एंड दिस, जब ये वापस की ओर आ रहा है, दिस इज अवर डाउनवर्ड मोशन। हमने क्या लिखा, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, जिस तरीके से ये ऊपर की ओर जाएगा उसी सेम तरीके से ये नीचे की ओर आएगा। ध्यान देना, जब ये ऊपर जा रहा है इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, जब ये नीचे आएगा ना उसी सेम पॉइंट पे पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो फिर से u होगी, लेकिन नीचे की ओर, जस्ट डायरेक्शन चेंज। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये नीचे से ऊपर आ रहा था तो वेलोसिटी जीरो थी, जब मैं इसको नीचे की ओर एनालाइज करूंगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मुझे जीरो ही कंसिडर करनी है, ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं इन बिटवीन की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक सेम हाइट ले रहा हूं h हाइट पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये ध्यान देना। जब ये ऊपर की ओर जा रहा होगा, जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऊपर जाते वक्त थी, सेम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की होगी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब वो नीचे आ रहा होगा, जस्ट आपकी जो है डायरेक्शन चेंज होगी। अगर यहां पे ऊपर जाते वक्त, इस पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर जाते वक्त 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी, तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये ऊपर से नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्टिकल मोशन एंड upward motion and downward motion of a body are symmetrical to each other in case of a free fall। तो इसको ध्यान देना, ये भी आपकी प्रॉब्लम्स को इजी बनाता है। मींस अगर आपको बॉटम से ऊपर के लिए किसी पर्टिकुलर हाइट पे वेलोसिटी गिवन होगी और कहा जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है उसी सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सेम जो है वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे, जस्ट डायरेक्शन का फर्क होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये भी ध्यान देना वर्टिकल मोशन में, अंडर ग्रेविटी में, कि अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करता है बच्चों को। और मैं ये भी बता देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट बॉटम से ऊपर जा रहा होगा तो तब प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू जब आप उसको कंसिडर करोगे कि वो टॉप से नीचे आ रहा है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि वो बॉटम से ऊपर जा रहा है, आप उसको उल्टा कर सकते हो। वाई? बिकॉज अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारे पास वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें एक दो चीज़ें और आ जाती हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।